हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनकी संभावना है आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की, उन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे खास बात क्या होती है हमारे इस वीडियो की, कि ये वीडियो टू द पॉइंट होता है। टू द पॉइंट बातें करते हैं हम लोग, इधर उधर की कोई भी बातें नहीं होती है हमारे इस वीडियो में। और ये पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, एएनआई तथा पीटीआई जैसे विभिन्न जो स्रोत हैं वहां से लिए गए हैं। और इसके बाद में आप इस लेक्चर को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और देखिए कितना मजेदार लेक्चर होता है। अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा खुद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पहला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। यहाँ पे ग्लोबल एक्सपो लिखा हुआ है, ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो होगा, ठीक है। ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो, ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो जो है 2025, इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया है? 17 जनवरी को किया गया। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में, यानी कि नई दिल्ली के जो भारत मंडपम है वहां पर जो ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो है इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देश के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो, ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है और 17 से 22 जनवरी तक तीन अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां कहां पर, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद बात करें तो यशोभूमि में तथा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इंडिया एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो तीन जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बात कर ले इससे संबंधित पॉइंट, इसका थीम क्या है 2025 में जो ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम देखें तो बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, ठीक है। ये थीम याद रखना, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे परीक्षा पूछ सकता है कि ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 का थीम क्या था, किस विषय पर आधारित था। तो थीम याद रखिएगा, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, ठीक है। आगे हम बात करें तो भारत जो है ये 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार रहा, ठीक है। 2024 में अगर जो देखा जाए तो भारत जो है वो पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा कार के मार्केट में, ठीक। आगे बात करें, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के थोक आंकड़ों के अनुसार देश में ऑटोमोबाइल की बिक्री 2024 में 1.6% बढ़कर कितना हो गया? 2.5 करोड़ यूनिट की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, ठीक है। यानी कि 2024 में अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल की जो बिक्री थी वो कितनी बढ़ गई थी? 11% का उस पर इजाफा देखा गया और कितना पहुंच गया? 2.5 करोड़ यूनिट पहुंच गया था, ठीक है। 2.5 करोड़ यूनिट ऑटोमोबाइल की बिक्री 2024 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो के बारे में जान लिया। चलिए अगली खबर देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। पहली बार है ये क्यूएस के द्वारा ये इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है तो देख लेते हैं, जारी करता कौन है? क्वाकेरेली साइमंड्स। जैसे आप जानते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये पहली बार है कि इंडेक्स जारी किया गया है, इस वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें तो कब जारी किया गया? 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, डेट कब जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। भारत की देखें तो भारत की समग्र रैंकिंग की बात कर ले तो सूचकांक ने भारत को 4 संकेतकों में 25वां स्थान दिया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, ओवरऑल बात करें तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ओवरऑल में भारत को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। भविष्य के कार्य संकेतक में भारत 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो भविष्य में कार्य संकेतक है, एक संकेतक था भविष्य में कार्य के लिए, ठीक है। फ्यूचर स्किल के लिए देखा जाए तो फ्यूचर स्किल वाला जो इंडेक्स था या रिपोर्ट था, उसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर? सेकंड स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर किसको रखा गया? फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो फर्स्ट रैंक थी अमेरिका की, ठीक, अमेरिका की। आगे बात करें, रिपोर्ट में उद्यम पूंजी निधि को आकर्षित करने के लिए देश की क्षमता और कार्यबल में एआई के एकीकृत करने की इसकी तत्परता को भी दर्शाया गया, ठीक है। आगे बात कर ले, यहां पर एक चीज देखिए, यहां एक वो लगा हुआ है चार्ट। अब इस चार्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसमें किस किस कैटेगरी में, जैसे स्किल फिट की कैटेगरी में अगर जो देखा जाए तो भारत का स्कोर कितना है? 59.1 है। और ग्लोबल पोजीशन यानी कि पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत को 37वें स्थान पर रखा गया, 37वें स्थान पर रखा गया स्किल फिट की कैटेगरी में। एकेडमिक रेडीनेस की कैटेगरी में अगर जो देखा जाए तो भारत को कौन सा स्थान मिला है?
भारत को 26वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम फ्यूचर ऑफ वर्क की बात कर ले, यानी कि भविष्य में जो कार्य होंगे फ्यूचर ऑफ वर्क की कैटेगरी में देखा जाए तो भारत को 99.1% स्कोर के साथ सेकंड स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने बताया आपको पहला स्थान किसको, यूएसए को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में तो भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। और ओवरऑल बात कर ले कि ओवरऑल कौन से रैंक पर रखा गया, तो भारत को 25वें स्थान पर रखा गया और भारत का ओवरऑल स्कोर कितना है, 76.6। ठीक है, 76.6 भारत का स्कोर है। तो यहां पर हमने जाना क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत की विकास दर पर विश्व बैंक का अनुमान। देखिए, विश्व बैंक का अनुमान भारत की विकास दर पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके परीक्षा प्रीलिम्स में स्टैटिक जीके के पोर्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। आगे बात करें, विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना रहेगी। चालू वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है वित्त वर्ष, इसमें 6.5% की वृद्धि रहेगी। और पिछली अवधि से जो 8.2 पिछली अवधि जो था, पिछला वित्त वर्ष था, उसमें भारत की जो वृद्धि दर थी वो 8.2% थी। ठीक है, उससे इस बार कम रहेगी। अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। यानी कि जो अभी जो ग्रोथ है, इस वित्त वर्ष में जो ग्रोथ है उससे 0.2% ज्यादा ग्रोथ होगी भारत की। और ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, ठीक है, इसके द्वारा कहा गया है। आगे हम बात कर ले, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2023 से, ठीक है, 2.7% पर स्थिर है और 2026 तक इसके जारी रहने का अनुमान के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताई गई है। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस है इसके द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2023 से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो कर रही है, 2.7% के हिसाब से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। और ये 2.7 के हिसाब से कब तक ग्रो करती रहेगी, 2026 तक ग्रो करती रहेगी। यानी कि 2026 तक जो वृद्धि दर है पूरी दुनिया का वो ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे परिदृश्य में अगर जो देखा जाए तो भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, विश्व बैंक का अनुमान पिछले सप्ताह जारी संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से काफी मेल खाता है। इस कैलेंडर वर्ष में जो 6.6% और अगले वर्ष 6.8% है। यानी कि देखिए, ये तो हमने बात कर ली जो 6.7% की बात की, ठीक है, 6.7% और 6.5%। ठीक, यहां पे आप देखिए 6.5% जो इस वित्त वर्ष के लिए है और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% बताया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जबकि यूएन के द्वारा क्या बताया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बताया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र का कैलेंडर है, यानी कि 1 जनवरी से उनका कैलेंडर स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है, तो उन्होंने बताया है इस कैलेंडर वर्ष के लिए, यानी कि वर्ष 2025 के लिए बताया है कि भारत की जो वृद्धि दर होगी 6.6% के हिसाब से भारत की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा। और वहीं पर अगले वित्त वर्ष यानी कि 2026 में किस हिसाब से ग्रो करेगा, तो 2026 में 6.8% के हिसाब से ग्रो करेगा। और देखिए, वर्ल्ड बैंक और यूएन का जो डाटा है वो दोनों आसपास में ही है। ठीक, भारत के बारे में दोनों आसपास में ही एक मतलब लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखें, भारत की 3 संस्थाओं को अमेरिका ने परमाणु प्रतिबंध सूची से हटाया है। भारत की 3 संस्थाएं, 3 प्रमुख संस्थाएं अगर जो देखा जाए भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये तीनों संस्थाएं जो थी वो अमेरिका की एंटिटी लिस्ट में शामिल थी, प्रतिबंध सूची में उनको शामिल कर रखा था अमेरिका ने। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका, अभी जब मैं डेली करंट अफेयर ले रहा था तो शायद 8 या 10 तारीख के आसपास मैंने आपको बताया था कि जैक सुलिवन जो बाइडेन प्रशासन में वहां की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो अपने बाइडेन सरकार के अंतर्गत अंतिम दौरे पर भारत आए हुए थे। और भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के जो संयंत्र है, जो संस्थाएं हैं जिन पे प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने, उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। और बेसिकली ये प्रतिबंध जो लगाए गए थे, ये जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उसके बाद में लगाया गया था ये प्रतिबंध। ठीक है, तो उन्हीं प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। आइए देखते हैं, अमेरिका ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, पहली संस्था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दूसरी संस्था, और इंडिया रेयर अर्थ को एंटिटी लिस्ट से हटा दिया। यानी कि इन तीनों संस्थाओं को एंटिटी लिस्ट जो था, प्रतिबंध सूची था, वहां से हटा दिया है। ठीक है, बात करें तो इन संस्थाओं को एंटिटी लिस्ट से हटाने के लिए हटाने से क्या होगा कि उन्नत ऊर्जा सहयोग, संयुक्त अनुसंधान और विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग में बाधाएं कब होंगी। यानी कि भारत जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकेगा और आसानी से यूएसए के साथ
साथ ही साथ यह अमेरिका और भारत की साझा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के लक्ष्यों को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जो ये परमाणु प्रतिबंध लगे हुए थे, अब इन संस्थानों से जब परमाणु प्रतिबंध हट जाएगा तो क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो आपसी ऊर्जा साझा है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। ठीक है, बात करें यहाँ पे, अमेरिका ने मई 1998 में, कब, मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद इन 3 और अन्य संगठनों पर, यानी कि ये 3 संगठन, इसके साथ साथ कुछ अन्य संगठनों पर भी जो प्रतिबंध है वो लगा दिया था, यानी कि एंटिटी लिस्ट में शामिल किया था। उसमें से 9 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान 2015 में, ठीक है, पहले 2015 में कुछ को एंटिटी लिस्ट से हटा दिया गया था, अब इन 3 को भी हटा दिया गया है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें क्या है, हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। ठीक है, चौथा राष्ट्र बन गया है कि पहली बार में ऐसा करने वाला, पहली बार में, ठीक है, अंतरिक्ष डॉकिंग, मैंने आपको अंतरिक्ष डॉकिंग बताया था कि 2 उपग्रह होते हैं और इन 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ा जाता है और ये हमारे जो खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉकिंग की प्रक्रिया को, डॉकिंग की प्रक्रिया में महारत हासिल करना। तो भारत जो है वो इस प्रक्रिया में मास्टरी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। आइए देखें, तो भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। डॉकिंग की तिथि यानी किस तारीख को जो भारत के उपग्रह थे वो डॉक किए गए, तो भारत के जो उपग्रह थे वो 16 जनवरी 2025 को डॉक किए गए। किस मिशन के अंतर्गत, तो स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत। और ये स्पेडेक्स मिशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी प्रक्षेपण तिथि जो थी वो 30 दिसंबर 2024 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। किससे, PSLV C-16 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पेडेक्स मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसरो ने तो लॉन्च ही किया था, साथ ही साथ PSLV C-16 के द्वारा इसको लॉन्च किया था। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब इसके अंतर्गत इसरो 2 उपग्रह, ठीक है, जिसको चेजर कहा गया और दूसरा उपग्रह जो था उसको टारगेट कहा गया था। ठीक, चेजर और टारगेट इन दोनों को प्रक्षेपित किया था और इनकी डॉकिंग सफलतापूर्वक इसरो ने की है और ऐसा करने वाला इसरो पूरी दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके साथ ही दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। यानी कि भारत से पहले किसने किसने ये उपलब्धि हासिल की है, जाहिर सी बात है चीन भी ये हासिल कर चुका है, अमेरिका और रूस, ठीक है, डॉकिंग की प्रक्रिया अपना चुके हैं, पहले, बहुत पहले अपना चुके हैं। ठीक, इस उसमें अब भारत भी जुड़ गया है। आगे देखें, अगली खबर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री पुरस्कार से संबंधित। अब प्रधानमंत्री पुरस्कार देखें तो आंध्र प्रदेश के अधिकारी को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो मंगलागिरी के आबकारी एवं निर्देशक, आबकारी निषेध निदेशक और पार्वतीपुरम के पूर्व जिला कलेक्टर निशांत कुमार, किसको दिया गया है, निशांत कुमार, ये आप देख सकते हैं, ये है निशांत कुमार। ठीक है, इनको 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, निशांत कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री पुरस्कार। यह पुरस्कार 2022 से 24 में पार्वतीपुरम के कलेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रिज्म 10 को लागू करने के लिए उन्हें अनुकरणीय नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, किसके लिए, प्रिज्म 10 को लागू करने के लिए ये प्रदान किया गया, किसको, निशांत कुमार को। और ये कहां के, अभी वर्तमान में देखा जाए तो मंगलागिरी जो जिला है वहां के आबकारी निषेध निदेशक। ठीक है, चलो अगली खबर पे बात करें। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के बारे में जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड जो हुई थी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रो शामिल हुए थे। और यहाँ पर इस बार कौन शामिल हो रहे हैं, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियंतो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियंतो वर्ष 2025 में जो भारत का 76वां गणतंत्र दिवस परेड है उसमें सम्मिलित होंगे। बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, 25-26 जनवरी के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति प्रोबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, यानी कि जो 76 गणतंत्र दिवस समारोह है उसके मुख्य अतिथि कौन, प्रोबोवो सुबियंतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में प्रोबोवो सुबियंतो की यह पहली भारत यात्रा होगी, यानी कि अक्टूबर 2024 में ये राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली यात्रा है कि भारत की यात्रा कर रहे हैं, पहली बार है। ठीक है, यहाँ पे खास चीजें क्या हो जाती है देख लेते हैं। 75 वर्षों बाद एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे, यानी कि जब हम पहली बार, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस पहली बार सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस टाइम पे सुकर्णो
जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, वो 26 जनवरी 1950 को भारत आए थे और पहले मुख्य अतिथि थे। ठीक है, यहां पर बात कर ले तो गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 26 जनवरी 1950 की जो पहली परेड थी उसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली के इरविन परेड, कहां पर, इरविन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और पहली परेड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया था। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की पहली परेड में, ठीक है, ध्वज किसके द्वारा फहराया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा फहराया गया था। और मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकर्णो थे। कौन थे, सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये पॉइंट आपके लिए नया है, देख लीजिए इसको, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इससे संबंधित जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट्स बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। जल्द ही इसके अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है ये 3 सदस्यीय होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है इससे। आगे देखें, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट से जुड़ी पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। यानी कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि 8वां वेतन आयोग जो है वो 2026 से लागू हो जाएगा। देखें इसके बारे में बात करें तो 1947 के बाद से नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यानी कि कब से, 1947 से वेतन आयोग नियमित रूप से वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। ये 8वां वेतन आयोग है, तो इससे पूर्व 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी, 2016 से लागू हुई थी और 2026 तक लागू रहेंगी। 2016 से 2026 तक। ठीक है, ये जो 7वां वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग, उसकी सिफारिशें लागू थी। और 2026 है, यानी कि 2026 से 8वां वेतन आयोग, ठीक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेतन आयोग के बारे में चर्चा कर लिया। आइए, किताब है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब बन सकती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ मेरविक इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अ मेरविक इन पॉलिटिक्स 1991 टू 2004, यानी कि 1991 टू 1994। अभी इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर इस किताब के लेखक है और ये उनका संस्मरण है। ठीक है, ये किताब उनकी संस्मरण है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिशंकर अय्यर से रिलेटेड किताबें आपकी परीक्षा में पीवाई की जो आप देखेंगे तो वहां पे करंट अफेयर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, कुछ किताबें इधर लिखी हुई मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीज और बता देता हूं। ये किताब किस विषय पर आधारित है, तो संस्मरण के दूसरे और अंतिम भाग में बताया गया है कि किस प्रकार मणिशंकर अय्यर कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार किए जाने के बावजूद अपने मूल्यों पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी मतलब बेसिकली अपने बारे में बताया है अपने संस्मरण में। ठीक है, अब कुछ किताबें इनके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मेमोराइज ऑफ मार्विक, द फर्स्ट 15 ईयर 1941 से 1991, द टाइम ऑफ ट्रांजिशन राजीव गांधी, ठीक है, टू द 21st सेंचुरी। आगे देखिए, ये सबसे किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थी, जो लास्ट टाइम बहुत चर्चा में थे और आपके एग्जाम में पूछी भी गई थी, किसी परीक्षा में आया था। द राजीव आई नो, ठीक है, द राजीव आई न्यू, द राजीव आई न्यू किताब किसने लिखी है, तो द राजीव आई न्यू किताब जो थी वो मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखें, मणिशंकर अय्यर्स पाकिस्तान पेपर्स, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इनका किताब के नाम में ही मणिशंकर अय्यर आता है, तो इससे पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें, रिमेंबरिंग राजीव किताब भी मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई है। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, अच्छे दिन हा हा। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी और ये बहुत विवादित किताब थी, इस वजह से चर्चा में आ गई थी। ये अच्छे दिन हा हा किताब किसने लिखी है, ठीक है, तो ये मणिशंकर अय्यर ने लिखी है। तो यहाँ पे हमने किताबों के बारे में चर्चा कर ली। अगली खबर देखें, अनुराग श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री पुरस्कार। अब ये किताब जो पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए देख लेते हैं। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव, ठीक है, जो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग है उसके अपर मुख्य सचिव है अनुराग श्रीवास्तव। इनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो 2023 के लिए जो उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार है उसको इन्हें भी प्रदान किया गया, अनुराग श्रीवास्तव को भी। ठीक है, चलो आगे देखें। अगली खबर क्या है, नोवाक जोकोविच से। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर यहां पर है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोवाक जोकोविच से, ठीक है, संबंधित है।
नोवाक जोकोविच के नाम सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? नोवाक जोकोविच के नाम हो गया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेले कितने? 430 मैच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 जब ये खेलना स्टार्ट किया, अभी तो खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है इस टाइम पे, उसमें जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो रोजर फेडरर के नाम था। अब किसके नाम हो गया? नोवाक जोकोविच के नाम हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जो कि किसी भी पुरुष खिलाड़ी में सबसे अधिक है। यानी कि अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच? और ये है नोवाक जोकोविच। चेहरा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फोटो आप लोग कहते हैं कि सर फोटो लगा के रखा करिए, तो फोटो लगा दिया है। ठीक है, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अब तक। और कितने मैच ग्रैंड स्लैम में कितने हैं खेले हैं? तो 430 मैच खेल चुके हैं। आगे देखें कितने ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं इन्होंने। देखा जाए तो 37 रिकॉर्ड 37 बार फाइनल मैच खेला है। ठीक है, तो रिकॉर्ड 37 बार फाइनल मैच खेला और ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। आगे बात करें तो एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान, यानी कि सबसे लंबे समय तक एटीपी रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, इतने रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के नाम है। ये सारे रिकॉर्ड आप याद रखिए, आपसे परीक्षा में कथन कारण में पूछ सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में। चलिए अगली खबर देखें, सिंगापुर ने दी तरुण दास को मानद नागरिकता। ठीक है, जो तरुण दास है ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक थे इनको। ठीक है, ये है थर्मन शर्मुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, और अभी हाल ही में ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे और यहां से यात्रा खत्म करके जब ये वापस गए तो इन्होंने तरुण दास को, ठीक है, किसको? तरुण दास को मानद नागरिकता की उपाधि, मतलब मानद नागरिकता प्रदान की है। ठीक है, चलो बात करें, सिंगापुर ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान, ये इनका सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है, जिसको ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो है ये गैर नागरिकों के लिए सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान है। यहां पर आपको पता चल गया। 1993 में, कब? 1993 में तरुण दास ने सिंगापुर की यात्रा के लिए भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। यानी कि 1993 में जब भारत और सिंगापुर के बीच में उद्योग प्रतिनिधिमंडल गया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तरुण दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो भारत की लुक ईस्ट नीति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल इनको प्रदान किया गया था वर्ष 2004 में। यानी कि जो तरुण दास है, तरुण दास को वर्ष 2004 में सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब इनको वहां की मानद नागरिकता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का पुनर्गठन। जो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी है उसका पुनर्गठन किया गया है। बात करें यहां पर तो पुनर्गठन करने के बाद कौन कौन से सदस्य शामिल हुए हैं? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से शामिल हुई है। ठीक है, तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को शामिल किया गया है। ठीक है, सोसाइटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अन्य सदस्य कौन कौन से बने हैं जान लेते हैं। राजीव कुमार, और जो राजीव कुमार है ये पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष वो कौन होते हैं? अध्यक्ष पीएम होते हैं। और यहां पर जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, इनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को, ठीक है, किसको? सैयद अता हसनैन को शामिल किया गया है। साथ ही साथ वासुदेव कामत, जो संस्कार भारती से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार है वासुदेव कामत, इनको शामिल किया गया। किसमें? जो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी है जिसका पुनर्गठन किया गया, इसमें शामिल किया गया इन लोगों को। अध्यक्ष की बात कर ले, अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव, ठीक है, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव है नृपेंद्र मिश्रा, इनको शामिल किया गया है अध्यक्ष के तौर पर। मतलब अध्यक्ष तो ये थे ही, इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, मतलब 5 साल तक ये और इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, आगे बात करें, पीएम संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? जो ये स्थापित किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो ये संस्थान, ठीक है, इस संस्थान का उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री और उनकी विरासत को प्रदर्शित करना तथा उनके योगदान को संरक्षित करना है। ठीक, ये सोसाइटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय। आगे बात करें, यह संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि यह संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, क्राइसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, यानी कि जो भारत का जीडीपी है उसका विकास 2025 फाइनेंशियल 2025 में वित्त वर्ष
में 6.7% तक सुधरने का अनुमान, यानी कि क्राइसिल के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, क्राइसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, क्राइसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो देखा जाए तो जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वित्तीय वर्ष 2025 में कितना बढ़ने का अनुमान है, कि किस दर से भारत का जो वित्तीय मतलब जीडीपी बढ़ेगी, 6.7% के हिसाब से बढ़ेगी। आगे बात करें, क्राइसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना था, 6.4% था। यानी कि 2024 में कितना था, 6.4%, और 2025 में कितना हो जाएगा, 2025 में ये बढ़ के हो जाएगा 6.7%, और ये अनुमान क्राइसिल के द्वारा व्यक्त किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें, वृद्धि का कारण क्या है, क्या कारण है कि वृद्धि दर्शाई गई है, वृद्धि होगी। अब वृद्धि का कारण क्राइसिल ने बताया है कि मुद्रास्फीति में गिरावट, ठीक है, सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2% रहने की संभावना है। साथ ही साथ औद्योगिक पूंजी व्यय जो है वो 6.5 लाख करोड़, ठीक है, औद्योगिक पूंजी रहेगी 2024 से 2028 फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ रबी फसल उत्पादन में वृद्धि में ग्रामीण आय तथा उपभोग में बढ़ावा मिलेगा। ये बातें कही गई हैं क्राइसिल की रिपोर्ट में। साथ ही साथ एक बात और यहां पे देख लीजिए, मुद्रास्फीति रुझान की बात करें तो मुद्रास्फीति रुझान सीपीआई मुद्रास्फीति में और गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि मुद्रास्फीति रुझान जो है, इसमें क्राइसिल कहता है कि जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मुद्रास्फीति है उसमें और भी गिरावट अभी देखी जा सकती है। साथ ही साथ खाद्य मुद्रास्फीति 9% तक गिरेगी और 8.4% होने का अनुमान व्यक्त किया गया, संभावना व्यक्त की गई। मतलब जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो भी गिरकर कितना हो जाएगा, 8.4% हो जाएगा, और सीपीआई मुद्रास्फीति इसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आगे बात करें औद्योगिक उत्पादन के बारे में, क्या कहती है क्राइसिल की रिपोर्ट औद्योगिक उत्पादन में, तो नवंबर में आईआईपी वृद्धि 5.2%, ठीक है, रही। साथ ही साथ निवेश सामानों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। आगे बात करें रिपोर्ट क्या कहती है वैश्विक जोखिम के बारे में, कि कैसे वैश्विक जोखिम हो सकते हैं भविष्य में, जो भारत की जीडीपी वृद्धि यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि में बाधक बन सकता है। तो क्या क्या बातें कही गई है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव और व्यापार नीति में अनिश्चितताएं विकास के लिए चुनौती उत्पन्न करेंगी। यानी कि जैसा जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि भारत में जो अनिश्चितताएं हैं वो अनिश्चितताएं बढ़ती रहेंगी। आगे बात करें क्राइसिल के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। जो क्राइसिल की रिपोर्ट है तो क्राइसिल के बारे में कुछ चीज जाने तो क्राइसिल भारतीय क्रिकेट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी। जो क्राइसिल है ये भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। एग्जाम में आपसे पूछ रहे कि क्राइसिल की स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो पेरेंट कंपनी की बात कर ले तो एसपी ग्लोबल। ठीक है, एसपी ग्लोबल जो है ये पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइसिल अ कंपनी ऑफ एसपी ग्लोबल। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे 17 जनवरी 2025 के, उन पे चर्चा कर लिया, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं वीडियो पर आधारित आपके लिए सेम यूपी पीसीएस 2024 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की तरह यहाँ पर 2 क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 का थीम क्या है। 2025 में जो ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और विभिन्न भारत के विभिन्न 3 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां कहां पर, भारत मंडपम में, यशोभूमि में तथा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 3 जगह यह आयोजित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो, ठीक है, ऑटोमोबाइल एक्सपो है ये। यहाँ पर विभिन्न कंपनियां जो है वो अपने ऑटोमोबाइल का जो प्रदर्शन है वो करेंगी। अब इसका थीम आपको बताना है, इसका थीम क्या है, ड्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है इंपावरिंग फ्यूचर मोबिलिटी, तीसरा कह रहा है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन, चौथा कह रहा है इनोवेटिंग ऑटोमोटिव एक्सीलेंस। ठीक है, तो इन चारों में सही उत्तर कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्पेडेक्स मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, पहला कथन है कि भारत ने स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग प्राप्त की। दूसरा कथन कह रहा है स्पेडेक्स मिशन में इसरो द्वारा 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। अब कूट यहां पे दे रखा है,
पहला कह रहा है, ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपके समक्ष 17 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रस्तुत किए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग देखते पूरा वीडियो है, कमेंट करके चले जाते हैं, वीडियो की जो लाइक होते हैं लाइक घटे रहते हैं, तो कृपया वीडियो को जब पूरा देखा करिए, पसंद आएगा तो लाइक जरूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।